ओके स्टूडेंट्स, तो अब पढ़ते हैं कि किस तरह से बेल्जियम ने अपनी सोसाइटी के बीच जो टेंशन्स अराइज हो रही थी उन्हें सॉल्व किया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के लिए बेल्जियम जो है अपनी सोसाइटी के अंदर एक एक्ट लाता है जिसका नाम है एकोमोडेशन इन बेल्जियम या एकोमोडेशन पॉलिसी। ठीक है, कि हर चीज़ को उसी तरह से प्रोवाइड करना जिस तरह से वो सॉल्व हो सकती है या जिस तरह से वो वर्क कर सकती है ना। ये जो एकोमोडेशन पॉलिसी थी इसके अंदर कुछ चीज़ें आई जो आपने 1 मार्क्स के लिए 1 मार्क स्टेटमेंट्स के लिए लर्न करनी है। जैसे कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हैं। अब ये देखो, सबसे पहले समझो ये एकोमोडेशन पॉलिसी थी क्या। एकोमोडेशन पॉलिसी का मतलब था जनरली कि सोसाइटी के हर हिस्से को, हर कंपोजिशन को इक्वल वैल्यू प्रोवाइड करना। जैसे वहाँ डच और फ्रेंच हमें जो मेन सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती हुई दिख रही थी, कंट्रीब्यूट करती हुई दिख रही थी, तो डच और फ्रेंच दोनों को ही इक्वलिटी में पार्टिसिपेट करवाना, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि वो अनइक्वल है सोसाइटी के अंदर या उनको उनके अकॉर्डिंगली राइट्स प्रोवाइड नहीं हो रहे, तो उन्हें उनके इक्वल राइट्स को प्रोवाइड करना, ये था एकोमोडेशन पॉलिसी। तो जब हमने देखा कि 1950s और 1960s के बीच में वहाँ टेंशन काफ़ी ज़्यादा अराइज हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा ख़राब कहाँ हो गई थी, ब्रुसेल्स में, तो जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उन्होंने एकोमोडेशन पॉलिसी को जो है अडॉप्ट किया। Between 1970 and 1993, Belgium amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. ठीक है, तो 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो उनका संविधान था, उसे 4 टाइम्स अमेंड किया। हाउ मेनी टाइम्स, ये आपने लर्न करना है, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली लर्न करना है। हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 बार उन्होंने अपने संविधान को चेंज किया। अमेंडेस चेंज करना, ठीक है, सो दैट वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना सके अपनी सोसाइटी के अंदर कि जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो फ्रेंच रह रहे हैं चाहे वो डच रह रहे हैं, बट दे लिव टुगेदर विद इन देयर सेम कंट्री, दे हैव इक्वल राइट्स, दे हैव इक्वल पावर्स। ठीक है, कोई भी किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहा है। इस तरह का अरेंजमेंट बनाया कि वो जो है सेमली वर्कआउट कर सकें। कब से कब तक हुआ? बिटवीन 1970 to 1993। हाउ मेनी amendments were there? 4 amendments in their constitution. Okay. See, a power sharing arrangement was established of peace in the country. No single community can make decisions unilaterally. एक इस तरह का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बनाया गया उनकी सोसाइटी के अंदर, उनकी कंट्री के अंदर, सो दैट वो जो है एस्टेब्लिश करे किस चीज़ को, पीस को, शांति बनाए रखे उनके देश में। जो ब्रुसेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन्स अराइज हो गई थी, तो उन्हें ख़त्म कर कर वहाँ पे शांति लेकर आए। और कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी जो है यूनिलेटरली, मतलब खुद से जो है किसी भी तरह के डिसीजंस बना ना पाए। ओके, Constitutions prescribe that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. ये संविधान ने इस चीज़ को प्रिस्क्राइब किया कि जो मेंबर्स होंगे उस गवर्नमेंट के, उसमें दोनों ही डच और फ्रेंच दोनों ही स्पीकर जो हैं इक्वल इन नंबर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। केंद्रीय जो सरकार बनेगी उसमें डच की भी और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को भी बराबर की संख्या जो है होगी गवर्नमेंट के अंदर। और कुछ स्पेशल लॉज जो बनेंगे वो मेजॉरिटी को देखकर बनेंगे कि मेजॉरिटी क्या चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इन्होंने ये जो गवर्नमेंट बनाई गई थी इसने क्या रिकॉग्नाइज़ किया, इसने रिकॉग्नाइज़ किया कि यहाँ पे क्या है, रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस है ना। रीजन और कल्चरल डिफरेंसेस से मैंने आपको बताया, वलोनिया फ्लेमिश वाले रीजन में फ्रेंच और डच रहा करते थे। ठीक है, 1970 से लेकर 1993 के बीच में हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वर देयर? 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वर देयर। ठीक है, अभी बेल्जियन मॉडल जो बना, ठीक है, इसको बेल्जियन मॉडल भी कहा जाता है एकोमोडेशन पॉलिसी को। तो इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या थे, तो मैंने आपको कुछ बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स, की फ्रेंच और डच दोनों ही मिनिस्टर जो हैं इक्वल नंबर में होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके अलावा मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र सरकार की इस पावर शेयरिंग भी हुई यहाँ पर। ये नहीं है कि सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारे डिसीजंस रहेंगे, नहीं, स्टेट भी जो है अपने डिसीजंस ले सकेगी। तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और किनको दे दिया गया, ये बहुत सारी पावर्स जो हैं किसको दे दी गई,
स्टेट गवर्नमेंट को भी। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ब्रुसेल्स के अंदर हमें कंपोजिशन बहुत अलग दिखा, ठीक है, वहाँ पर फ्रेंच ज़्यादा दिखे, डच कम दिखे, तो यहाँ पर एक न्यू गवर्नमेंट भी बनाई गई जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर थी, जो भी पूरे दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन लेकर बनी थी, ठीक है। ये जो डिफरेंट गवर्नमेंट बनाई गई थी, इस गवर्नमेंट का नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बनाई गई थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो किसके बेसिस पे बनाई गई थी? लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई गई थी, ठीक है। जैसे डच के लिए डच कम्युनिटी गवर्नमेंट और फ्रेंच के लिए फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, वैसे ही जर्मनी स्पीकिंग के लिए जनरली ये वाला एरिया था जो जर्मन का साइड वाई एरिया था, तो वहाँ पर उसके लिए बनाई गई थी। ये नहीं कहा जाता था कि वो कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं, हर चीज़ के लिए जो है वहाँ पे अलग अलग हर जितने भी मतलब लैंग्वेज थी उनके लिए उन्होंने अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट बनाई, सो दैट कि जो भी चीज़ें आने वाली हैं तो वो उनको अच्छे से हैंडल आउट कर सके, अच्छे से वहाँ पे पीस एंड हार्मनी की जो कंडीशन है उसको एस्टेब्लिश कर सके। तो हमने देखा कि बेल्जियम ने अपनी जो डाइवर्सिटी थी, जो उनकी इथनिक डाइवर्सिटी थी कि वहाँ पे डच भी रह रहे हैं, फ्रेंच भी रह रहे हैं, उसे बहुत ईजीली हैंडल किया, है ना। हैंडल कैसे किया? उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स किए, उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जहाँ पर कि इक्वल नंबर से के मेंबर्स के, ठीक है, चाहे वो डच स्पीकिंग हो चाहे फ्रेंच स्पीकिंग हो। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को भी दी, सो दैट स्टेट गवर्नमेंट भी अपने डिसीजंस ले पाए, ठीक है। उन्होंने ब्रुसेल्स के अंदर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनी, ठीक है, चाहे लोग कहीं भी रह रहे हो, पर अगर वो लैंग्वेज है तो वहाँ पे उनके पर्टिकुलरली जो भी राइट्स लेने हैं, जो भी उनके पर्टिकुलरली डिसीजंस लेने हैं, तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट ले सकी, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग बहुत ही बेनिफिशियल होती हुई दिख रही है यहाँ पे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। कहाँ पर? किस एग्जाम्पल में? बेल्जियम में, जिन्होंने उसे बहुत अच्छे से हैंडल आउट किया है। अब मैंने कहा था हम केस स्टडी करेंगे 2 कंट्रीज़ की, तो फर्स्ट कंट्री क्या होगी? हमारी बेल्जियम, जो कि एक वेस्टर्न यूरोप में बहुत स्मॉल कंट्री थी, ठीक है, जिसके पेरिफेरी एरिया में क्या क्या था? फ्रांस था, जर्मनी था, लग्जमबर्ग था, है ना, नीदरलैंड था। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे बेल्जियम के अंदर एथनिक कंपोजिशन थी डच, फ्रेंच एंड जर्मन, ठीक है, और वहीं उसकी जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहाँ पर डच और फ्रेंच रह रही थी, ठीक है। उनकी हमने कंपोजिशन भी देखी, उसके बाद हमने देखा बेल्जियन मॉडल, जिसको कि एकोमोडेशन पॉलिसी भी कहा गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे श्रीलंका का। श्रीलंका का केस देखेंगे। सी दिस इज़ अ मैप ऑफ श्रीलंका, है ना। श्रीलंका हम सभी को पता है एक आइलैंड नेशन है जो कि हमारी सदर्न टिप पे पाया जाता है, सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु पे पाया जाता है, और इसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी बेल्जियम से ज़्यादा है, डबल है बेल्जियम की, है ना। बेल्जियम की हमने देखा था 1 करोड़ से भी कम है, यहाँ पे अबाउट 2 करोड़ जो है पॉपुलेशन है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि साउथ एशिया में बहुत जितने भी रीजन हैं सब में ये अलग अलग डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है, पॉपुलेशन जो है अलग अलग एथनिक कंपोजिशन की पाई जाती है, वैसे ही श्रीलंका की भी जो एथनिक कंपोजिशन है वो अलग अलग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 तरह की एथनिक कंपोजिशन दिखेगी आपको। एक तो दिखेंगी यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाकर दिखा रही हूँ आपको। यहाँ देखेंगे श्रीलंका में, ठीक है, 2 लोग रह रहे, एक तो रह रहे सिन्हालीज, मेजॉरिटी में है जो, ठीक है, सिन्हालीज, और दूसरे हैं तमिलियंस, ठीक है। सिन्हालीज जो कि मेजॉरिटी में है और दूसरे हैं तमिलियंस, और ये जो तमिलियंस भी है ना, ये भी 2 तरीके के है ना। एक तो है श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स, सॉरी, हाँ जी। तो यहाँ देखेंगे इस तरह का जो है एथनिक कंपोजिशन आपको श्रीलंका का दिखेगा। श्रीलंका में 2 डाइवर्सिफिकेशन है, सिन्हालीज और तमिलियंस, ठीक है। सिन्हालीज जो है वो मेजॉरिटी में है, वहीं पर तमिलियंस जो आपको दिखेंगे वो 2 कैटेगरी के दिखेंगे। एक तो वो तमिलियंस जो श्रीलंका के ही हैं, दूसरे वो तमिलियंस जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको श्रीलंका, जैसे आपने बेल्जियम में पढ़ा था डच, फ्रेंच और जर्मन, वैसे ही श्रीलंका के अंदर सिन्हालीज और तमिलियंस हैं। तमिलियंस
तमिलियंस दो टाइप के हैं, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, कहाँ की कंपोजिशन है, ये है श्रीलंका की कंपोजिशन, ठीक है बच्चा। ओके, ये मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगी नाउ। हाँ जी, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे 2 सब ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो तमिल के रहने वाले हैं, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। तो ये जनरली कितने हैं, 13% है। ये वो तमिलियंस है जिनके 4 फादर्स जो है इंडिया से वहाँ पर कॉलोनियल पीरियड के टाइम में, मतलब जब हम पे अंग्रेज जो है रूल करते थे ना, उस टाइम में प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर उन्हें ले जाया गया था, ठीक है। तो ये वो तमिलियंस है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो रिलीजियस कंपोजिशन है या इतनी कंपोजिशन है वो किस किस से मिलकर बनी है, सिन्हालीस और तमिलियंस से। सिन्हालीस का जो कंट्रीब्यूशन है, दे आर कंट्रीब्यूट 74%। मैंने बताया ना मेजॉरिटी किसकी है, सिन्हालीस की है, ठीक है। और वो कितनी है, 74%। और इनका जो रिलीजन है वो क्या है, दैट दे मेनली फोस्टर बुद्धिज्म, ठीक है। ये कौन से रिलीजन को जनरली फोस्टर करे, किसको स्प्रेड आउट करने की बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म को, ठीक है। किसको मान रहे हैं, कौन सा रिलीजन को मान रहे हैं, ये बुद्धिज्म को, ठीक है। और दूसरे हैं तमिलियंस जो कि हिंदूज और मुस्लिम से मिलकर बने, ठीक है। और कुछ है क्रिश्चियंस जो कि सिन्हालीस भी हैं और तमिलियंस भी है, ठीक है। तो जनरली हमें क्या दिख रहा है, मेजॉरिटी में जो है सिन्हालीस है, उसके बाद तमिलियंस है एंड उसके बाद क्रिश्चियंस है। तो ये इस टाइप का जो है आपको इतनी कंपोजिशन वहाँ की दिखेगी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल थी, ठीक है। तो आई होप सबको रिमेंबर होगा ब्रुसेल्स की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है, तो बेल्जियम की, ओके। नाउ विच 2 लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। तो हमने पढ़ा यहाँ पर कौन कौन सी वो लैंग्वेजेस है, फ्रेंच एंड डच, राइट, फ्रेंच एंड डच, ओके। सी, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हमने जैसे पढ़ा कि या तो एकोमोडेशन पॉलिसी पे आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो बेल्जियम की थी। अब श्रीलंका से जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, डिस्क्राइब एनी 3 मेजरियन मेजर्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। कि मेजरिटेरियन मेजर्स को बताओ, उन नियमों को बताओ जो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उठाए थे सो दैट कि वो सिन्हालीस को सुप्रीमेसी दे पाए, सिन्हालीस को डोमिनेट कर, मतलब मेजर डोमिनेंसी में दिखा पाए कि हाँ जो मेजर पावर है वो कौन रूल आउट करे, सिन्हालीस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें वहाँ पर याद करिए, वहाँ पर था एकोमोडेशन मॉडल और यहाँ पर है मेजरिटेरियन। मेजरिटेरियन क्या है, एक ऐसा मॉडल जो मेजॉरिटी के बेसिस पे बना है, जो उन लोगों को रूल आउट कर रहा है या उन लोगों को गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी दे रहा है जो कि मेजॉरिटी में है, जो और मेजॉरिटी में कौन थे, सिन्हालीस। तो मतलब गवर्नमेंट जो है कौन लीड आउट करेगा, सिन्हालीस, ठीक है। गवर्नमेंट किससे मिलकर बनेगी, सिन्हालीस से। तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका का थोड़ा सा हिस्ट्री बैकअप देख लेते हैं। इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। कब ये एक नई कंट्री बनकर आई थी, 1948 के अंदर इंडिपेंडेंट हुई थी। हमसे 1 साल बाद जो है ब्रिटिश रूल ने इसे इंडिपेंडेंट दिया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस ही थी। लीडर्स ऑफ द सिन्हाली कम्युनिटी डोमिनेटेड द गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी थी उसे किसने डोमिनेट कर लिया था, सिन्हालीस कम्युनिटी ने। क्यों, क्योंकि वो नंबर में ज़्यादा थे। तो नंबर में ज़्यादा कौन रहे गवर्नमेंट के अंदर भी, सिन्हालीस ही रहे, ठीक है। रिजल्ट क्या निकला इसका कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। हुई तो ये लोगों के द्वारा इलेक्ट थी, पर लोगों में जब जनसंख्या जो है सिन्हालीस की ज़्यादा थी तो गवर्नमेंट भी इन्हीं के थ्रू बनी। और जब गवर्नमेंट बनी तो वहाँ पर एक देखा गया कि एक तरह की पॉलिसी, एक तरह की जो है नई ही पॉलिसी बन के आ रही है। और वो क्या नाम से बन के आ रही है, नई ही एक गवर्नमेंट बन के आ रही है, वो भी मेजरिटेरियन की बेसिस पर। और जिसमें जो है किसके पास सुप्रीमेसी हमें दिखाई दे रही है, सिन्हाला जो कम्युनिटी है उसके पास हमें सुप्रीमेसी दिखाई दे रही है, ठीक है। 1956 के अंदर हम देखेंगे कि सिन्हाला जो है वहाँ पे एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनकर कर आती है। और जो कि तमिल जो हैं, तमिलियंस जो हैं या तमिल की जो लैंग्वेज है, जो तमिलियंस की जो मेन लैंग्वेज थी तमिल, उसे डिसरिगार्ड कर रही है, मतलब उसे जो है उसका जो बहिष्कार कर रही है। और मेनली जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी बनते हुए देखेंगे हम, सिन्हाली, ठीक है। सिन्हाला को कब बनते हुए देखेंगे, 1956 के अंदर। ये 1 मार्क स्टेटमेंट है, बहुत अच्छे से आपने याद करके रखेंगे, ठीक है।
फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या जो ह्यूमन राइट्स हैं या फिर जो अलग हायर पोजीशंस हैं वो भी किन लोगों को मिलती हुई दिखेगी, सिन्हालीज को ही मिलती हुई दिखेगी, ठीक है। तमिलियंस को वहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा, तमिलियंस को जो है इग्नोर किया जाएगा वहाँ पे, और मेजरली जो पावर है या फिर अच्छी जॉब्स है, गवर्नमेंट पावर्स है या फिर अपर लेयर की जो जॉब्स हैं वो किसको मिलती हुई दिखेगी, सिन्हाला को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको बचाने की बात करता है, सिन्हाला कम्युनिटी को बचाने की बात करता है, और उनका जो रिलीजन था बुद्धिज़्म उसे फोस्टर आउट करने की, उसे मतलब आगे बढ़ाने की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लाइन कम्प्लीटली, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म, ठीक है। वो किसे प्रोटेक्ट करेगा, बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेगा, और किसे स्प्रेड करेगा, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म को ही फोस्टर करेगा, आगे स्प्रेड करेगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, जनरली सारा काम आप देखेंगे कि जो भी वर्क हो रहा है वो किसके लिए वर्क हो रहा है, किसके लिए काम हो रहा है, सिन्हालीज के लिए काम हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जो माइनॉरिटी में कम्युनिटी है वो जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है क्रिएट करेगी, उसको टेंशन्स आएंगी कि हाँ हमें भी तो राइट्स चाहिए, हमारे भी राइट्स होने चाहिए, ठीक है। हम भी तो उसी पॉपुलेशन का हिस्सा है ना, उसी कंट्री का हिस्सा है, तो कुछ ना कुछ तो राइट्स हमें भी मिलने चाहिए। तो यहाँ पर अब टेंशन्स जो हैं इमर्ज होना स्टार्ट करेंगे, जो आगे हम देखेंगे कि सिविल वॉर का भी कारण बनेगी, उस देश के अंदर जो है युद्ध भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनका रिएक्शन देखते हैं। ये 3 मार्क क्वेश्चन है। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स ओवर मेजोरिटेरियनिज्म इन सिन्हाला सुप्रीमेसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, श्रीलंकन तमिल्स जो हैं इस चीज़ का अपोजिशन करने के लिए कुछ अपनी पार्टीज़ और लॉन्च करते हैं, और उन पार्टीज़ के थ्रू कुछ विद्रोह भी होते हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, लॉन्च पार्टीज़ एंड स्ट्रगल्स फॉर। अब ये जनरली ये जो पार्टीज़ बना रहे हैं या स्ट्रगल्स जो कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के थ्रू कर रहे हैं। इनका पहला मकसद है कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया जाए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सिन्हाला को हटा लो, वो ये कह रहे हैं सिन्हाला के साथ साथ तमिल को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। सेकेंड, रीजनल ऑटोनॉमी, कि पर्टिकुलरली वो एरिया जहाँ पर कि तमिलियंस रह रहे हैं वहाँ पर गवर्नमेंट जो है किसको सौंपी जाए, तमिलियंस को, वहाँ पे उनको प्रादेशिक एक ऑनरशिप प्रोवाइड की जाए, ठीक है। थर्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि जो हमने देखा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है या जो हायर लेयर जॉब्स है वो सिर्फ सिन्हालीज को मिल रही है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है तमिलियंस को भी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब इक्वलिटी आए कानून के सामने, वो दोनों ही बराबर हो, ये ना हो कि वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है, ठीक है। तो ये 3 मांग जो है श्रीलंकन तमिल्स के थ्रू रखी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी डिमांड को जो है ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है, और जिसकी वजह से श्रीलंकन तमिल जो है उन्हें फीलिंग आती है कि उन्हें सोसाइटी से अलग थलग कर दिया गया है, उन्हें सोसाइटी से निकाल दिया गया है, उन्हें सोसाइटी से बॉयकॉट कर दिया गया है, अलाइन कर दिया गया है, ठीक है। जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स जो हैं क्रिएट होने लग जाती हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे वॉर्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स जो है लोग करते हुए देखेंगे, बहुत सारे मार्च जो है लोग करते देखेंगे, किसकी तरफ, किसके अगेंस्ट में, जो सिन्हालीज हैं उनके अगेंस्ट में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आता है इलम, EELAM। तो इलम का मतलब क्या है, स्टेट, है ना, तमिल लैंग्वेज में इलम का मतलब है स्टेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती हुई दिखेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती हुई दिखेगी जिसका नाम है लट्टे, LTTE, ठीक है। इस लट्टे की फुल फॉर्म है, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, लट्टे, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी बन के आई थी जिसका नाम था लेट्टे, जो कि तमिलियंस ने बनाई थी, और उन्होंने इस पार्टी का नाम क्या रखा था, लेट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है, जो तमिलियन स्टेट के लिबरेशन टाइगर्स के रूप में माना जाता है, ओके। तो इन्होंने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट जो हैं आगे लेड आउट किए थे, बट ये प्रोटेस्ट जो है काम नहीं आए, और देखेंगे आगे जब इनकी बातें नहीं मानी जाती तो तमिल्स और सिन्हालीज के बीच में एक सिविल वॉर हो जाती है। सिविल वॉर क्या होता है, अच्छा समझो, 2 तरह की वार होती है, एक तो होती है वर्ल्ड वार और एक होती है सिविल वार। वर्ल्ड वार जब
दो नेशन या दो से अधिक नेशंस, दो से अधिक कंट्री जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। और सिविल वार क्या होती है, जब एक ही कंट्री के बीच में, ठीक है, एक ही कंट्री के अंदर दो रीजन्स में या फिर दो कम्युनिटीज़ के बीच में या दो से ज़्यादा कम्युनिटीज़ के बीच में वॉर हो रही है, ठीक है। तो ये क्या था, श्रीलंका के ही अंदर था ना, दो कम्युनिटीज़ के अंदर, तमिलियंस और सिन्हालीज के बीच में, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, सिविल वार कहा गया। इसकी रिजल्ट क्या निकला, थाउजेंड्स वर किल्ड एंड मैनी वर रिफ्यूजीज, मैनी बिकेम रिफ्यूजीज, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ऑब्वियसली बात है वॉर हो रही है तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोशल लाइफ पर, हमारी कल्चरल लाइफ पर, इकोनॉमिक लाइफ पर वहाँ की। तो सेम वहाँ पर देखा गया कि 2009 के दौरान जो है बहुत सारे सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ को यहाँ पर सीवियर लॉस हुआ, बहुत घाटा हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है जिस तरह से, विच मेजर सोशल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। आई होप कि आप सभी को पता होगा, आंसर इज सी, सिन्हालाज, है ना, सिन्हालाज। नाउ आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है सिन्हालीज, किस तरह से श्रीलंका गवर्नमेंट में, जहाँ पर कि उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं करी, जहाँ पर कि उन्होंने अपनी जो डाइवर्सिटी है उसे अच्छे से कंपनसेट नहीं किया, तो वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स आई। और वहीं पर अगर मैं बेल्जियम के साथ कंपैरिजन करूँ तो बेल्जियम ने अपना एक एकोमोडेट मॉडल दिया जिसमें कि उसने अपनी डाइवर्सिटी को इक्वल प्रोपोर्शन दिया, इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए, और जिसकी वजह से वहाँ हमें वो बेटर वर्कआउट होते हुए दिखती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, दोनों ही की स्टडीज़ को आपने याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल इस तरह से ही आता है, देख लेंगे, कई बार तो कंपैरिजन आता है या कई बार अलग अलग क्वेश्चन आता है। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था श्रीलंका का मेजोरिटेरियन, वहीं पर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है बेल्जियम के ऊपर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द एकोमोडेटिव एक्सपीरियंस ऑफ बेल्जियम फॉर पीस एंड हार्मनी। तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से दोनों को वर्कआउट करना है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या सीखा, बेल्जियम में हमने देखा कि यूनिटी इन द कंट्री पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट, की यूनिटी जो है तभी बनी रहती है जब हम आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स और इंटरेस्ट को, मतलब उनकी भावनाओं को समझते हैं, ठीक है, कि वो क्या चाहते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। और रिजल्ट क्या निकलता है कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स निकलती है पावर शेयरिंग के लिए। जैसे वहाँ पे हमने देखा कि अरेंजमेंट्स निकली थी, ठीक है, न्यू गवर्नमेंट भी बनाई उन्होंने, कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसको बोला गया, जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी थी। वहीं श्रीलंका में हमने क्या देखा कि अगर कंट्री जो है यूनिटी से नहीं रहती तो वहाँ पे क्या है, क्रिपल्ड हो जाता है, वहाँ पे जो है परेशानियाँ आने लग जाती है, मेजोरिटी जो है डोमिनेंस फोर्स में चली जाती है और वो रिफ्यूज़ कर देती है कि मैं पावर जो है अब शेयर नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि उसको तो आदत होगी ना अकेले पावर करने की, ठीक है।